6 साल गांव में रही तो मैंने एक हॉस्पिटल में भी काम किया था, मेड का काम किया था उस हॉस्पिटल में। उस टाइम 7,500 सैलरी थी। किसी को बताया यूँ नहीं कि मुझे शर्म आती थी कि देखो क्या काम कर रही है। ये बातें मैंने बहुत छुपा के रखी। बहुत कई महीने काम किया मैंने वहाँ पे। फिर ज़्यादा परेशानी हुई, मार पिटाई की, मेरे को बहुत मारा उसने, कपड़े फाड़ दिए, नंगी करके बाहर गले में खींच लाया। मेरा नाम शर्मिला है, F57 मेरी क्लास है, शॉट पुट मेरा इवेंट है, पैरा एथलीट हूँ और मैं हरियाणा की रहने वाली हूँ। जब मैं 2 साल की थी तब मुझे पोलियो हो गया था और मेरी माँ ब्लाइंड है। 4 बहन भाई हैं, हम गरीब फैमिली से थे। बचपन भी हमारा कठिनाइयों में ही गुजरा था। मेरी माँ की पेंशन मिलती थी विकलांगता की 200 रुपये। उस पेंशन से मेरी माँ को मेरे को पढ़ाया है 10th क्लास तक प्राइवेट स्कूल। पढ़ाई में भी अच्छी थी, मैं हमेशा फर्स्ट आती थी और खेल कूद में भी अच्छी थी। लेकिन उस टाइम पैरा गेम का पता नहीं होता था। मैं विकलांग थी, मैं अपने आप को यूँ समझती थी कि मुझे कौन खिलाएगा। ये बातें सोच के पीछे खिसकती थी। फिर बाद में पता चला इस गेम के बारे में। ये तो खेलने का शौक तो बचपन से ही है। मैं बचपन में भी लड़कों की तरह रहती थी, छोटे बाल, पैंट शर्ट पहने हैं, कभी सूट सलवार पहने ही नहीं। शादी के बाद पहने स्टार्ट किए हैं, छोटे छोटे बाल रखा करती। लड़कों की तरह रहना मुझे बहुत अच्छा लगता था। कंडक्टर की जॉब हरियाणा रोडवेज की पहली महिला कंडक्टर हूँ मैं और बढ़िया जॉब मिली थी, अच्छी टिकट काटती थी बस में। जैसे ही फिर ये हड़ताल की वजह से ये रुकावट आ गई, RTI भी लगी और बाकी जो मेरे साथ लगे थे उनको सबको जॉब मिल रही है। मेरे पास भी बार ऑफर आ रहे हैं कि आप कंडक्टर में आओ, जॉब करो, मैसेज भी आ रहे हैं। मैं ये जॉब करना नहीं चाहती, अब तो बस इनकम टैक्स में ही अपना। मेरी पहली शादी 2005 में हुई थी। उस टाइम मैंने 10वीं क्लास पास की थी और छोटे छोटे बाल थे, पैंट शर्ट पहनती थी। ससुराल के बारे में इतना ज्ञान नहीं था, पता नहीं था उस टाइम। घर में भी मम्मी पापा ही थे और फिर एकदम से शादी के बाद एकदम से सूट सलवार पहनना, मुँह ढक के ससुराल जाना बहुत अजीब सा लगता था मेरे को। फिर ससुराल भी कुछ अच्छा नहीं मिला मेरे को। हस्बैंड थे, दारू पीते थे। मम्मी पापा थे नहीं, उसके पहले ही एक्सपायर हो लिए। और शादी के बाद जब पता चला कि ये शराब पीते हैं तो दुख तो बहुत हुआ। फिर भी मैंने वहाँ पे निकाले 4-5 साल। मेरे ससुराल में कोई बड़ा बूढ़ा तो था नहीं, सास ससुर, एक हस्बैंड था। वो नशे इतना करता था, बहुत ज़्यादा, खुद नशे में रहना, सब कुछ बेच दिया, घर तक उसने नहीं छोड़ा। 1-1.5 साल तो ठीक ठाक रहे थे। दारू तो जब भी पीते थे, पहले ही पीते थे शादी से। फिर मार पिटाई जब शुरू कर दी, जब बेटी पेट में थी, मैं छत पे बैठी थी, वहीं से उसने पीटना शुरू किया। दारू पी के कोई ना कोई बहानाबाजी बना के पीटना शुरू किया। छत पर भी पैर पकड़ के सीढ़ियों से ऐसे घसीट के लाया, जो पीछे से मैं पूरी छिल गई थी, पैर भी छिल गए, कमर भी। जब भी मुझे बहुत चोट आई थी, जब बेटी पेट में थी 5 महीने की। 2019 में शादी हुई थी, 2021 में बड़ी बेटी हो गई थी। एक बेटी मेरी एक्सपायर हो गई थी, 1 महीने की हो गई। फिर ये 2 बेटियां और हुई, एक हो गई थी, दूसरी हुई ना, तब मैंने सोची एक बच्चा क्या करेंगे, दूसरा और होना चाहिए भाई, 2 तो हो। एक एक्सपायर होने की वजह से मैं डर गई थी, इसलिए दोनों, उससे 3 साल छोटी है, बड़ी छोटी वाली बेटी है। जब मुझे 2 बेटियां होगी तो उसको दुख हो गया कि मेरा लड़का भी नहीं हुआ। मार पिटाई करता था। एक दिन उसने मेरे को रात को 10 बजे मारना स्टार्ट किया, सुबह 3 बजे तक मारता रहा। सारे कपड़े फाड़ दिए, नंगा करके बाहर पकड़ के पैर गले में घसीट लाया और गले में पटक दिया सुबह 7 बजे। और गांव में स्कूल की बस भी थी, बच्चों की, परिवार के सब लोग वहाँ पे बैठे अखबार पढ़ रहे थे, हुक्का पी रहे थे। उस टाइम उसने मेरे को नंगा करके बाहर खींच लाया। तो फिर पड़ोसियों ने मेरे को चद्दर वद्दर उठाई और फिर भीतर लेके आए। उसके बाद मेरा मन नहीं करा कि अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी, मेरी क्या इज्जत रहेगी जब ऐसे करके ऐसी हालत में बाहर छोड़ दिया। फिर मैंने वहाँ उनको छोड़ना पड़ा, नहीं तो मैंने उनके साथ 5-6 साल बिताए, दुख सुख पाके भी, पीट कुट के भी। फिर ये बेइज्जती करने के बाद बर्दाश्त नहीं हुआ, पार हो चुकी थी। फिर मैं अपने गाँव में रही 6 साल गाँव में रही तो मैंने एक हॉस्पिटल में भी काम किया था। वुमेन प्राइड IVF सेंटर है रेवाड़ी में, प्रजापति चौक पे। उस पे मैंने मेड का काम किया था उस हॉस्पिटल में। उस टाइम 7,500 सैलरी थी।
किसी को बताया यूँ नहीं कि मुझे शर्म आती थी कि देखो क्या काम कर रही है ये, तो ये बातें मैंने बहुत छुपा के रखी। बहुत कई महीने काम किया मैंने वहाँ पे, मेड का काम किया। बच्चे मेरी माँ के पास छोड़ के और परमानेंट उसी हॉस्पिटल में रही थी। वहाँ भी काम करती रही, इधर बच्चियाँ भी बड़ी होती रही। अकेला माँ को भी दिखाई नहीं देता, दिक्कत आ रही थी सारी। फिर दूसरी शादी करनी पड़ी। सेकंड मैरिज में गांव की थी मैं, गांव की। मेरे हस्बैंड को दिखा कि गांव की सीधी सादी सी लड़की है, अच्छा रहेगा, जीवन साथी अच्छा मिल जाए बस। और मुझे वो लड़का पसंद था, वो इंसान जो कि मेरे से ज़्यादा मेरे बच्चों से प्यार करे, अपनाए इनको। तो मेरे हस्बैंड अच्छे थे कि उन्होंने पहले बच्चों को ही अपनाया है। ऐसे बहुत कम होते हैं दुनिया में जो कि दूसरों को, बच्चों को अपनाना, उनको अच्छे से परवरिश करना। साथ साथ में मेरा भी साथ में, मैं तो थी ये खेल में, बच्चों को भी खेल में उतारा। हमें बहुत अच्छा सपोर्ट किया मैंने। ऐसे इंसान सब नहीं होते। सेकंड मैरिज के बाद मेरे हस्बैंड को लगा कि जैसे मैं ड्यूटी करती थी मेट्रो हॉस्पिटल में, सिक्योरिटी गार्ड की 12-12 घंटे की ड्यूटी होती थी। तो हस्बैंड ने सोचा तो ये तो मेहनत तो कर सकती है, ये बेचारी अच्छी है, चलो देखते हैं भाई कोई गेम वेम में निकल जा तू। मैंने बोला तो गेम में ऐसे थोड़ी निकला जाएगा, मेरी तो उम्र भी होली, बड़ी बड़ी वो बैठी है खिलाड़ी, गीता बबीता संगीता, सब कौन मेरे को बख्शेगा भाई वो तो बड़ी खिलाड़ी है। नहीं नहीं तू निकल जा गेम में, हो जाएगी कामयाब, कर मेहनत अपने हाथ में होती है, एक दिन कामयाब होगी। फिर मेरे हस्बैंड ने बताया मेरे को गेम में, फिर मैं गेम में गई। गेम में मेरे सर हैं जहाँ मैं पढ़ाई करती थी, उनके पास फ़ोन किया कि सर मैं खिलाड़ी बनना चाहती हूँ, बताओ कोई रास्ता। तो सर ने बताया कि रेवाड़ी जाओ आप, तुलाराम स्टेडियम में, एसडीएम स्कूल के प्रिंसिपल है हमारे अजमेर सर, और वहाँ मेरी बात करा देना। फिर मैं तुलाराम स्टेडियम में गई तो उधर मेरा कोच जो टेकचंद है, वो ये देवेंद्र है हमारे पैरा के 44 के, ये दोनों प्रैक्टिस कर रहे थे। टेकचंद हमारे रिलेटिव है। फिर वहाँ जाके तो बात बनी गई गेम की, फिर स्टार्ट कर दिया मैंने टेकचंद भैया के पास गेम करना। पहली बार तो मैम हमारा गेम हुआ था नेशनल चैम्पियनशिप, कोरोना का टाइम चल रहा था उस टाइम। चेन्नई का दे दिया ग्राउंड की, वहाँ होगा, फिर एकदम से चेंज करके फिर वो गेम बेंगलोर में हुआ। तो उसमें मेरा पहला गोल्ड मेडल आया था, रिकॉर्ड बना दिया था उसमें, नेशनल रिकॉर्ड। पहली बार जो गोल्ड मेडल आया बहुत अच्छी फीलिंग आई जी, जिंदगी का वो सबसे अच्छा सुख का दिन था मेरा। जब मेरा एशियन गेम था 2023 में अक्टूबर में, तो मेरे पापा सितंबर में 5 सितंबर को एक्सपायर हो गए थे। बहुत बुरा झटका लगा था। मेरे पापा के बहुत सपने थे, मेरे पे बहुत उम्मीद थी कि मेरी बेटी एक दिन कामयाब होएगी। फिर भी जब हमें पता चला कि पापा की हालत ख़राब है तो पूछा मेरी माँ से बेटी कहाँ है, तो माँ ने बता दिया खेलने जा रही है, जीत गई। हमें पता था पापा एक्सपायर होने वाले हैं, तो उसका वैसे बेला फुसला के मन खुश किया। हाँ, फिर मैं आई, तू जीता ही कि मैं जीता ही पापा, टेंशन ना ले। फिर मेरे पापा दूसरे दिन सुबह ही एक्सपायर हो गए। कॉमनवेल्थ में 4th आई, एशियन में भी 4th आई। तो कुछ लोगों ने ताने भी ऐसे दे दिए कि ये खिलाड़ी नहीं बनेगी, ये मैं कभी ज़िंदगी में मेडल नहीं ला सकती, ये बुढ़ी होगी। लोगों के ताने भी तो आए थे, और ये बर्बाद करके छोड़ेगी, क्योंकि मैम इतना खेल में खर्चा भी बहुत लगता है। तो हमारी मम्मी ने थोड़ी बहुत ज़मीन वमीन बेच के मेरे पे खर्चा लगाया है जी। तो लोगों को तो विश्वास ये हो गया ना कि कुछ मेडल वेडल नहीं आना, बस इसको तो ऐसे ही घूमना फिरना, मजे लेने, लूट के इनको खा के बैठ जाएगी। कौन सा क्या गेम हो या क्या मेडल है, इस उम्र में आएंगे क्या, ऐसे ही घूम रही है ये। तो फिर उन बातों का भी मेरा चुभन हो गई थी। ऐसे में 4th आई, फिर लोगों के ताने मेरे को फिर वे डबल सुनाई देने को मिले। फिर मैंने पक्का ठान लिया था कि अब तो कहीं भी गेम हो, चाहे कॉमनवेल्थ हो, चाहे एशियन हो, चाहे ओलंपिक हो, चाहे और कोई गेम हो, खाली हाथ नहीं आना, मुझे मेडल लेके आना है। और हमारे देश से जब हम बाहर खेलने जाते हैं तो देखो देशवासियों को भी बहुत उम्मीद रहती है कि ये खिलाड़ी तगड़ी है, मेडल ला सकती है। तो फिर किसी को उम्मीद को खरा उतारना भी हमारा फर्ज बनता है। अच्छा, पहली बार कॉमनवेल्थ में ब्रिमिंघम में हुए थे 2022 में, तब गए थे मैम। तब भी बहुत अच्छी खुशी थी, अच्छा फील कर रहे थे कि विदेश गांव में ऐसा ही होता है, गांव के रहने वाले थे। और वहाँ जाके भी वो मेडल तो चलो मेरा नहीं आया, 4th आई थी। उसमें 4th में थोड़ा दुख भी था और खुशी भी थी कि कॉमनवेल्थ पार्टिसिपेट हुआ, इस बात की खुशी थी। मेडल नहीं आया इसलिए दुखी भी थे थोड़े कि मेडल आ जाता तो हमारे इंडिया के लिए और अच्छा होता। पर फिर पता चलने लगा धीरे धीरे। फिर एशियन हुआ 2023 में,
उसमें भी 4th रहेगी। जब एशियन गेम में 4th आई ना मैम, तब मेरे को बहुत बुरा झटका सा लगा, एकदम डिप्रेशन सा भी होगा। फिर मैं संभल के उठी कि ऐसे तो बात नहीं बनेगी। मैंने और ज़बरदस्त मेहनत शुरू कर दी कि मेहनत तो हमारे हाथ में ही है, ज़्यादा मेहनत करेंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा। मेहनत इतनी करती कि मुझे ये पता है कि मेरा गोल्ड मेडल आएगा। मैम अच्छी मेहनत की, मेडल तो लेना ही है। पिछली बार कॉमनवेल्थ में सोच ली थी मैंने तो, भाई 10 मीटर पे गोल्ड गया, अब की बार 10.5 करके ले आऊंगी। बेटियों को भी बताया, मेरी माँ को भी बताया, हस्बैंड को भी बताया। उनको तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मेडल भी आ गया। मेडल भी घर पे भी ले आई, तब भी उनको विश्वास नहीं आया। जब हरियाणा सरकार का कैश अवार्ड 3 लाख अकाउंट में आया, तब उनको ये विश्वास आया कि हमारी घर में कोई मैम है जो कि थोड़ा बहुत खिलाड़ी बन चुकी है। नहीं, घर वालों को विश्वास नहीं था, नहीं पता था भाई मेहनत कर रही है, अच्छी कर रही है। मेडल की उम्मीद नहीं थी किसी को, और फिर मेडल भी आ गया, खुश हो गए। 3 लाख रुपए आ गए। फिर 2022 में कॉमनवेल्थ क्वालिफाई के लिए सत्या सर ने, PCI ने मेरे को फ्री में दुबई भेज दिया। तो दूसरे देश में जाना भी गांव में देखो बड़ी बात मानते हैं। दुबई गई थी, वहाँ भी मैं खेली, 5th रैंक आई, घर से एक पैसा नहीं लगा। फिर मेरे घर वालों को थोड़ा थोड़ा न्यू विश्वास हुआ कि हाँ भाई कुछ % खिलाड़ी है ये। जब दुबई सरकार ने इतना पैसा लगा के विदेश में भेज दी तो कुछ तो खिलाड़ी है ही। फिर उनको विश्वास होना शुरू हुआ, थोड़ा थोड़ा हाँ का खिलाड़ी बन गई। फिर 2022 में ही फिर कॉमनवेल्थ था जुलाई में। फिर मैं साई में आई, कैंप में रह के सब कुछ, रहना खाना फ्री, अच्छी मेहनत अच्छी प्रैक्टिस। इधर बेंगलोर में ही था वो कैंप। फिर हम यहाँ पे प्रैक्टिस की। फिर कॉमनवेल्थ गई खेलने के लिए इंग्लैंड। तो इंग्लैंड की बोलते समझ में ना आवे, गाँव के बोले कहाँ खेलने गई है, मैं लंदन जा रही हूँ। लंदन में गेम है। तो सब खुश हो गए कि भाई छोरी खिलाड़ी बन गई। मोदी जी ने भी मेरे से बात की थी 20 जुलाई 2022 में लाइव। बहुत अच्छा लगा मैम मोदी जी से बात करके। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हमसे बात की, हौसला बढ़ाया, खिलाड़ियों को मोटिवेट करते हैं जी, अच्छे से समझते हैं, अच्छी हेल्प करते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ सर का भी मैं। तो सबको पता चल गया भाई अच्छी मेहनत करी है, खिलाड़ी बन गई, सब खुश है गाँव में। मैम देखो एक्सपीरियंस भी किया है, घर में भी यही माहौल है हमारे में। कहना चाहती हूँ कि गांव की जो ये सोचते हैं ना गांव में कि बेटा हो ये बेटे वाले ज़्यादा परेशान होते हैं। बेटियाँ एक ऐसी है जो बेटियों को अच्छे से सपोर्ट करे, बेटियों को बाहर निकाले, तो बेटों को भी फेल कर देती है। हमारे घर में मैं भी बेटी हूँ, मेरी माँ भी ब्लाइंड है, पापा भी मेरे बुजुर्ग थे। कोई पढ़ाने वाला नहीं था, कोई समझाने वाला, कोई बताने वाला नहीं था, कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं था। हाँ, लेकिन मेरे माँ बाप ने मैंने किया, मेरे माँ बाप ने कभी मना नहीं किया, मेरे को बढ़ावा ही दिया उन्होंने। थोड़ी सी सपोर्ट की जरूरत है बेटियों को, तो उसमें ये ऊपर पहुंच जाती है। मेरी माँ नहीं देखती, जमाना थूकेगा, जमाना क्या कहेगा, जमाना कुछ कहो, जिसने कुछ कहना कहो, जिसने धजिया उड़ानी है, टांग खींचनी है खींचो। हमने जो अपनी बेटी को जहाँ पहुँचाना पहुँचाएंगे भाई। आधा किलो बिको, 1 किलो बिको, 2 बिको, 4 बिको। मेरी माँ ने, मेरा पे इतना विश्वास है कि हाँ मैं इस पे खर्चा लगाऊंगी तो ये एक झटके में ही पार कर देगी। तो मेरी माँ ने देखो ज़मीन बेच के मेरे पे पैसे लगाए मैं, और उसको ये विश्वास था। आज मेरी बेटी की वजह से मैं आधा किला 1 किला बेच रही हूँ। 1 किलो की बजाय 10 किलो खरीदने की औकात भी बना दी। टूट गई थी मैं एशियन के बाद, पैसे भी खत्म हो गए थे, परेशानियाँ भी बहुत आई थी। उस टाइम मेरी माँ ने सपोर्ट किया, तो ज़मीन बेच के मेरे पे पैसे लगाए। उस ज़मीन से आज मैं यहाँ पहुँच रही हूँ दोबारा कॉमनवेल्थ में। हर माँ ऐसी सोच ले, हर परिवार ऐसा सोच ले कि अपने बच्चों पे विश्वास करके ऊपर बढ़ाने की सोचे, तो हर लेडीज ही ऊंचाइयों पे पहुंचेगी। मैम कोई भी हार मानने वाली नहीं है।